फाइन स्टूडेंट, तो आज के क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं एज यूजुअल। फर्स्ट एडिटोरियल देखो, बताओ हरियाणा केवल 2% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया में। जब बात आता है ओलंपिक मेडल्स का तो हरियाणा से लोग कम से कम 30% मेडल जीत के आ रहे हैं। यानी कि हमारे भारतीय यदि 100 मेडल जीत के आ रहे हैं तो 30 मेडल जो है वो हरियाणवी लेके आ रहे हैं। ये कैसे हो गया? और यदि मैं पंजाब और हरियाणा को ज्वाइन कर दूं तो तुमको दिखेगा पंजाब और हरियाणा ही है जो रियल में मेडल्स को लेके आ रहा था। ऐसा क्या इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप्ड हुआ? हाँ, ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब से भी ज़्यादा हरियाणा। देखो नीरज चोपड़ा हरियाणा से ही आते हैं, विनेश फोगाट वो भी हरियाणा से ही हैं, साक्षी मलिक वो भी हरियाणा से ही है। तो ऐसा क्या कल्चर डेवलप कर दिया हरियाणा में कि लोग मेडल जीत रहे हैं? और ऐसा नहीं कि ये लोग अमीर घर के बच्चे लोग हैं, बहुत सामान्य परिवार के लोग सब हैं। तो कुछ तो कल्चर डेवलप्ड हुआ होगा वहाँ पे, या कुछ ऐसा इकोसिस्टम है वहाँ पे जिसके वजह से लोग सब ओलंपिक तक इतना बड़ा स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पार्टिसिपेशन का ही बात नहीं है, गोल्ड जीतने का भी बात है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या रीज़न है ये समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 2 देखो, याद करो इकोनॉमिक सर्वे में ये जरूर कहा गया था कि अब हमें FDI स्वीकार कर लेना चाहिए चाइना से, तो उसी के ऊपर। बट सबसे बड़ा सवाल है कि बैलेंस करना, क्योंकि हम चाइना से ऐसे नहीं ले सकते हैं FDI, और चाइना से लेना भी ज़रूरी है। तो एक सिक्योरिटी वर्सेस नीड्स, इसका डिबेट हमेशा रहेगा। सिक्योरिटी पर्पस से देखेंगे तो यस हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बट जो नीड ऑफ द आवर है, जो ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम FDI को स्वीकार करें। तो इसको बैलेंस करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज। एंड लास्ट वन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट है लास्ट वाला। ये क्या है? देखो, लेट अस लर्न टू रिस्पेक्ट द नेचर। अभी भी नेचर को रिस्पेक्ट करो, नहीं तो फिर इस तरह का जो वायनाड में जो 2 विलेज में इतना बड़ा जो त्रासदी हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं, अभी भी वर्क चल रहा है वहाँ पे, और दिन प्रतिदिन तुम्हारा जो डेथ टोल है वो बढ़ते ही चला जा रहा है। सो ऐसे परिस्थिति में नेचर को वो मत समझो, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। कोई भी चीज़ आप डेवलप कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, तो असेसमेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंट असेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होना चाहिए। यही चीज़ लागू होता है उत्तराखंड के लिए भी, हिमालयस में जितने भी स्टेट्स। रिसेंट टाइम में जानते हो ना बच्चे लोग, उत्तराखंड में भी कितने प्रोजेक्ट्स आए, आज इसकी वजह से कितना कुछ हुआ। केदारनाथ का केस याद करो। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। लेट अस रिस्पेक्ट नेचर। चलो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन, हरियाणा विथ जस्ट 20% ऑफ पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ ओलंपिक मेडल्स। सिलेबस देखो, GS1 इंडियन सोसाइटी। यहाँ पे देखो विद्यार्थी लोग, देखो मानू वकर, इनके बारे में सुने होंगे, बहुत ही न्यूज़ में चल रही है ये। इन्होंने गजब काम किया। देखो इस बार पेरिस ओलंपिक में मात्र इनका उम्र 22 साल है। मानू वकर का फर्स्ट इंडियन रही है जिसने 2 मेडल जीता है एक सिंगल एडिशन ऑफ द गेम में। एक गेम में 2 मेडल जीता है इन्होंने। नंबर 1, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में, और फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता है तुम्हारा मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में भी। समझ गए ना? हाँ हाँ, सरबजीत सिंह भी जीते हैं। 25 मीटर पिस्टल में ये फाइनल तक गई। फाइनल में जब गई तो ये 4th में आई थी। कहने का मतलब क्या है कि सी गॉट मैनी मेडल्स। ठीक है, बहुत अभी सुर्खी बहुत बटोर रही थी। सी बिकम द फर्स्ट फीमेल इंडियन शूटर टू विन एन ओलंपिक मेडल। पहली इंडियन शूटर है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। फीमेल शूटर, मेल तो सुना ही होगा तुम लोग। अभिनव बिंद्रा थे ना, अभिनव बिंद्रा का बहुत बड़ा नाम था, इफ़ आई एम करेक्ट। पहले इंडियंस थे जिन्होंने जीता था, शूटर जीता था। ये फर्स्ट फीमेल इंडियन शूटर है जिन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक में। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन शूटर, देखो पहले फर्स्ट इंडियन शूटर है जिन्होंने टू मेक 3 फाइनल्स एट अ सिंगल ओलंपिक। एक ही ओलंपिक में 3 बार फाइनल पे गई है, अदो में जीती भी है वो। सी ऑल्सो बिकम द फर्स्ट फीमेल शूटर टू रीच एन ओलंपिक फाइनल इन इंडिविजुअल इवेंट सिंस
सुमा सरोर इन 2004, जापान की जो सुमा सरोर है जो 2004 में जो पहुंची थी, उसके बाद ये है फर्स्ट फीमेल शूटर है जो कि ओलंपिक फाइनल पहुंची इंडिविजुअल इवेंट में। तो जो भी हो, ठीक है, ये सब चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हो तो इसने तो करके दिखाया है, और ये भी हरियाणा से ही आती है। तो आखिर क्या है हरियाणा में, ये हरियाणा से इस लेवल की है ना शूटर, रेसलर, है ना, जो एथलीट्स लोग हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या इकोसिस्टम वहाँ पे क्रिएट हुआ है कि जिसकी वजह से ऐसे एथलीट्स लोग पहुँच रहे हैं और बहुत नाम कर रहे हैं कंट्री का। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे तुमको आंसर मिल जाएगा बहुत सुंदर तरीके से। 2% ऑफ पॉपुलेशन गार्निंग 30% ऑफ मेडल्स इन ओलंपिक्स, ए ग्रेट सक्सेस स्टोरी ऑफ हरियाणा। देखो समझो आप आगे क्या रीजन है। देखो इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट ही इतना सुंदर क्रिएट है वहाँ पे। एग्जाम्पल के रूप में देखो, गुड न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, समझे, वहाँ पे विलेज अखाड़ा है, वहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज करवाया जाता है। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है जी, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हरियाणा का कल्चर रहा है, यानी कि वहाँ पे खेल कूद एक कल्चर का हिस्सा है। वहाँ पे ये नहीं है स्टूडेंट कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दौड़ाया जाता है, खेलाया जाता है, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ही मतलब बच्चे को इनकरेज किया जाता है, समझे, नंबर 1। अब देखो न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है, जो एथलीट है उसके लिए जान रहे हो ना, न्यूट्रिशन इज सो इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात देखो, वो स्टेट इतना रिच है मिल्क में, घी में, कर्ड में, बटर में, पनीर में, जो कि बहुत ज़रूरी है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। सही बात है कि नहीं हो? अब देखो ना, कई लोग तो ऐसे भी है, अंकित कुछ करके था ना, पूरा प्योर वेज थे वो, यही दूध दही खा के वो अपने बॉडी को क्रिएट किए हैं, अपने बॉडी को बेटर बनाए हैं। कई लोग कहते हैं ना कि नॉन वेज चाहिए बॉडी को रखने के लिए, तो कई ऐसे भी हैं एथलीट जो कहते हैं कि वेजिटेरियन में भी हो सकता है। इट इज़ अ कल्चर ना। देखो समझो कि ग्रीन रेवोल्यूशन 1970s में सबसे पहले तो पंजाब और हरियाणा से ही शुरू हुआ, थैंक्स टू MS स्वामीनाथन। अब इसके वजह से क्या है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम बना। जब एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम बनेगा तो आदमी घर में नहीं रह सकता, आदमी को मैनुअल काम करना पड़ेगा। देखते हो जो किसान लोग होते कितने मेहनती होते हैं, जाके काम करते हैं फील्ड में। जब आप फील्ड में काम कर रहे हो तो मैनुअल वर्क हो रहा है। अब मैनुअल वर्क का मतलब क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट। तो व्यवस्था ही वैसा क्रिएट हो गया, इकोसिस्टम ही क्रिएट हो गया, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन को भी जाता है। तो जानते हो एक बार कल्चर डेवलप्ड हो गया तो कैरी ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन। वही चीज़ हुआ है। देखो कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1970s में हुआ, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा टॉप क्रॉप प्रोड्यूसर बना इस कंट्री का। जाहिर सी बात है फिजिकल लेबर चाहिए अब, क्योंकि आपके पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर ही है। तो आप जाओगे फील्ड में काम करोगे, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उससे आप स्ट्रॉन्गर बनोगे, उससे आप फिटर बनोगे, उससे आप स्टिफर बनोगे, टफ बनोगे। काम करने वाले जो लोग होते हैं बहुत टफ होते हैं, जो मैनुअल काम करते हैं। देखते हो ना, मजदूर का हाथ देखना, समझ में आ जाएगा, बहुत टाइट रहता है, जख्म होता है उसमें, क्योंकि लोग सहे हैं। तो हरियाणा पंजाब देखो, अब बताओ हरियाणा पंजाब, अरे हमारे आर्मी के लिए भी जाने जाते हैं। देखो सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, है ना, सरावत रेजिमेंट, सब यहीं से आते हैं। तो जाहिर सी बात, और तुम स्पोर्ट्स और आर्मी को अलग नहीं कर सकते, दोनों में ही फिजिकल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। देखते हो ना भाग मिल्खा भाग मूवी देखे हो ना तुम लोग? हाँ, उसमें कहाँ वो क्या रहता है, वो एथलीट रहता है आर्मी में, तो उसको मिल जाता है ना स्पोर्ट्स में मौका। बिल्कुल, आर्मी के अंदर घुसोगे तो बॉक्सर लोग भी रहते हैं। तो आर्मी को, फोर्सेस को और स्पोर्ट्स को आप अलग नहीं कर सकते हो। दूसरी बात है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जोगिंदर शर्मा जानते हो, 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, 2007 में ही वर्ल्ड कप हुआ था ना, T20 वर्ल्ड कप जो पहली बार हुआ था, उसमें जोगिंदर शर्मा जो लास्ट बॉल किया था, लास्ट ओवर जो किया था, इंडिया मैच जीता ना वो वर्ल्ड कप, MS धोनी जब पहली बार कैप्टन बने थे। तो जोगिंदर शर्मा भी हरियाणा से ही आते हैं। अभी क्या है, वो इंस्पेक्टर है।
इसका मतलब हरियाणा में इतना इकोसिस्टम है कि आप यदि स्पोर्ट्स पे पहुंच जाते हो आपको ऑटोमेटिकली जॉब मिल जाएगा। तो कौन नहीं जाना चाहेगा उस तरीके से कि बात का भी बैकअप है। आमतौर पे क्या होता है कि स्पोर्ट्स खेल रहे हो, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं हुआ तो आप ना इधर का ना आप उधर का, और यदि आपको स्टेट सिक्योरिटी दे कि ठीक है आप स्पोर्ट्स में करके दिखाइए, उसके बाद हम आपको रेलवे में ले लेंगे, आपको हम पुलिस में ले लेंगे, तो लोग क्यों नहीं जाएगा। इसी तरह देखो युवराज सिंह और हरभजन सिंह दोनों को इंस्पेक्टर का भी पद मिला था, बाकी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। सचिन को कहाँ मिला? हाँ, MS धोनी को आर्मी का मिला, वो अलग विषय है। हाँ बिल्कुल। तो ये भी समझने वाला बात है कि पंजाब और हरियाणा, स्पेशली हरियाणा में किस लेवल पे इकोसिस्टम क्रिएट है। यही दो प्रदेश है जिसने सिख इतना ज़्यादा आर्मी रेजिमेंट दिया है अलग अलग। तो यहाँ पे समझो, अब आर्मी हैज़ द काइंड ऑफ सेटअप दैट इज रिक्वायर्ड टू ट्रेन वर्ल्ड क्लास एथलीट्स। अब देखो हरियाणा ने, हरियाणवी ने फाइट किया है मुगल के साथ, ब्रिटिश के साथ। जो ये स्पिरिट है ये जनरेशन टू जनरेशन जाएगा ना। जाट बाबू, जाट जाना जाता है अपने ब्रेवरी के लिए, सिख जाना जाता है ना अपने ब्रेवरी के लिए। हाँ, सिख रेजिमेंट, गोरखा जाना जाता है ना अपने ब्रेवरी के लिए। तो फिर अरे ये हरियाणवी लोग फाइट किए हैं मुगल से, ब्रिटिश से। ये जो मेंटल टफनेस, ये जो फिजिकल टफनेस है, ये तो जनरेशन टू जनरेशन पास होगा ही ना। आखिर दिल्ली में हमारी यही ना पहलवान सब थी। हाँ, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, जिन्होंने वो ब्रजभूषण के अगेंस्ट धरना दिया था। आखिर वहीं से क्यों निकला? है दम है, अन्यायी से लड़ने का दम है जी। बात समझ गए? देखो यहाँ पे देखो, भगत सिंह अखाड़ा देखो, जो कि IIM रोहतक के पास है। वहाँ से कितने रेसलर लोग आते हैं ज्वाइन करने के लिए, वहाँ प्रैक्टिस होता है रेसलर लोग का। जैसे ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता बच्चे लोग, उसके बाद तो एक लड़ी लग गया यूथ लोग का कि हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। क्योंकि अच्छा मैसेज दिया उन्होंने कि जेवलिन थ्रो में भी एक अच्छा फ्यूचर है यूथ के लिए। तो अब देखो हरियाणा गवर्नमेंट, बिल्कुल देखो इसका श्रेय सरकार को भी जाता है। यदि कोई इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, इकोसिस्टम क्रिएट हुआ, तो बिल्कुल सरकार का भी क्रेडिट जाएगा, सरकार को भी क्रेडिट जाएगा। देखो हरियाणा गवर्नमेंट भी कम है क्या? शिवाजी स्टेडियम, बताओ, शिवाजी स्टेडियम को पूरा खोल दिया गया ताकि बच्चे लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। हाँ, स्टेट भी देखो फिनेंशियल इंसेंटिव देती है। वही देखो, अब जो भी रेसलर है तो उन लोग को अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा पब्लिक सेक्टर में, समझ रहे हो ना। हाँ, दूसरी बात है देखो 2000 में स्टेट ने पहली बार अनाउंस किया था कि कोई भी ओलंपिक में मेडलिस्ट होगा उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। जब इतना बड़ा अमाउंट यदि घोषित हो तो जाहिर सी बात है एक प्रेरणा मिलता है, इससे भी फेम तो अलग ही मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, बाकी राज्य भी हेल्प करेगा, उसका पब्लिक सेक्टर में भी आपका जॉब रखा हुआ है, तो कौन नहीं चाहेगा। जैसे बिहार यूपी में जो UPSC के लिए, सिविल सर्विस के लिए जो क्रेज होता है, तो कह सकते हो उससे भी ज़्यादा क्रेज़ इधर ओलंपिक में जाने के लिए होता है, क्योंकि इकोसिस्टम ही इतना सुंदर डेवलप्ड हो गया और राज्य भी इस चीज़ को और आगे बढ़ा दिया है कि जीत के आओ ना, हम पैसा रखे हैं तुम्हारे लिए। आगे देखो विद्यार्थी, 2016 में देखो, 2006 में देखो क्या हुआ। हरियाणा गवर्नमेंट ने देखो सपोर्ट किया स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को, है ना। एंड इट इज़ नॉट ओनली लिंक इट्स अचीवमेंट्स विद कैश इंसेंटिव बट ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्म ऑफ हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब। बात केवल स्पोर्ट्स तक ही नहीं है, यदि उसमें आपने झंडा गाड़ा है तो विल गेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आपको वहाँ पे भी जॉब मिलेगा। हाँ देखो, ट्रेनिंग सेंटर पे ध्यान दिया, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए, बॉक्सिंग एकेडमिक बनाए गए। देखो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने देखो कितना दिया, 6 करोड़ रुपया दिया है बच्चे लोग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के लिए, 4 करोड़ दिया है तुम्हारा सिल्वर मेडलिस्ट के लिए, 2.5 करोड़ दिया है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के, जो कि अपने आप में हाईएस्ट है हमारे कंट्री में, जो कि हरियाणा ही दे रहा है। हाँ, उस समय केंद्र सरकार ने भी दिया था 75 लाख दिया था ओलंपिक में जो गोल्ड जीत के आए हैं, 50 लाख दिया था सिल्वर के लिए और 30 लाख दिया था ब्रॉन्ज के लिए। यू सी द डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। आया समझ में? तो जाहिर सी बात है, एक तो पहले से इकोसिस्टम, उसके बाद स्टेट इस लेवल पे और सपोर्ट, स्टेट का अपना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो देखो हरियाणा का 2016 और 17 का स्पोर्ट्स पॉलिसी देखोगे तो उसमें बहुत अच्छे से फोकस किया गया है राइट टू फिटनेस एंड राइट टू प्ले।
पूरा खेलने का अधिकार है, आपको फिट रहने का पूरा अधिकार है सभी के लिए। और इसलिए देखो इस प्लान के हिसाब से क्या था कि यस एक मिनी स्टेडियम बनेगा हर ग्राम पंचायत में, हर विलेज को जोड़ देना है। तो जब स्टेट इस लेवल पे पॉलिसी के साथ, इंसेंटिव के साथ, विजन के साथ उतर रही है तो जाहिर सी बात एक भयानक इकोसिस्टम क्रिएट हो ही जाएगा। और दूसरी बात है कि फिजिकल टफनेस, मेंटल टफनेस तो पहले से प्रेजेंट है लोगों के अंदर। दूध दही का खाना सबसे आगे हरियाणा, ठीक है। तो ये नारा के साथ देखो, अब तुमको खुद समझ में आ जाएगा बच्चे लोग कि 117 मेंबर इस बार पेरिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे एथलीट लोग से। उसमें 24 हरियाणा से आते हैं और 19 पंजाब से आते हैं। दोनों को जोड़ दोगे तो बच्चे लोग समझ में आ जाएगा तुम लोग को, 43 हो जाएंगे लगभग, है ना 43। यानी कि 117 में 43 मेंबर, सोचो 117 पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए 117 लोग गए। समझ रहे हो बात को ना, 117 लोग गए, उसमें 43 केवल पंजाब और हरियाणा का है। ह्यूज चंक ना, 2 राज्य का है। यदि मैं कहूँ देखो बच्चे लोग 2% आबादी हरियाणा का, मगर गोल्ड मेडल कितना जीत के आ रहा है 30%, तो कितना ज़्यादा वो डिफरेंस है। देखो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स में कितने गए थे, तो हरियाणा 31 एथलीट्स थे, पंजाब का 19 था, 119 मेंबर में। जब टोक्यो ओलंपिक में हमारे जो एथलीट्स थे 119 लोग पार्टिसिपेट किए थे, उस समय भी हरियाणा सबसे ज़्यादा था, 31 एथलीट्स था, अब पंजाब सेकंड पे था। तो कह सकते कि कल्चर पंजाब में भी है, वहाँ हरियाणा कुछ ज़्यादा ही आगे है। इसलिए लिखा गया देखो, कैस्ट इंसेंटिव एंड जॉब सिक्योरिटी आर ए मेजर रीजन बिहाइंड हरियाणा सक्सेस एट द इंटरनेशनल लेवल। तो जिस लेवल पे स्टेट सपोर्ट कर रहा है, जिस लेवल पे स्टेट एक इकोसिस्टम बना कर रखा है, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हरियाणा के जो लोग हैं इतना सक्सेसफुल है इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट में। समझ रहे हो बात को ना, ये सीखने वाला चीज़ है बाकी राज्य को भी। कोई सर ये कौन सी बड़ी बात, नो, स्पोर्ट्स मैटर्स। स्पोर्ट्स आपके माइंड को फिट रखता है, पॉजिटिव रखता है, समझे। जो देखो स्पोर्ट्स प्लेयर है, देखो जाके बात करो उन लोग से, उन लोग का जो सोचने का तरीका होगा बहुत ही डायनामिक होगा, दे आर वेरी गुड एट देयर स्किल। समझ गए ना, कंप्लीट हो गया जी। सेकेंड देखो, FDI फ्रॉम चाइना, बैलेंसिंग इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी नीड्स इज ऑलवेज ट्रिकी। GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे समझना होगा विद्यार्थी लोग तुम लोग को। पहले देखो, पहले इंसिडेंट समझो क्या क्या है, अच्छे समझो, बैकग्राउंड समझो। जान रहे हो गालवन क्लास हुआ 2020 में, गालवन क्लास हुआ जब कोविड-19 आने वाला था, उसी टाइम का बात है। तो हमारे बहुत सारे सिपाही लोग शहीद हुए, हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं। तो उसके बाद एक मुहिम चला कि अब जो चाइना से हम इंपोर्ट करें वो हम कम करेंगे, बट ऐसा हो ना सका, क्योंकि 2020 के बाद अभी 24 तक का आंकड़ा देखोगे तो प्रत्येक साल इंपोर्ट बढ़ाई है। और अभी देखो 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड डिफिसिट है चाइना के साथ। हम तो उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, मगर लगातार बढ़ते चला जा रहा है। देखो इसका रीज़न बहुत सारा रीज़न है। इसका रीज़न क्या कि हमारा रिक्वायरमेंट, एक तो रीज़न है कि हमारा रिक्वायरमेंट है, नंबर 1 इंपोर्ट कर ही रहे हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि इंटरनेशनली चाइना और वेस्ट के बीच में झगड़ा हो रहा है, टिट फॉर टैट चल रहा है। तो वेस्ट ने क्या किया, पूरा ब्लॉक कर दिया चाइना की, चाइना का सामान नहीं जा सकता। तो मैं चाइना का सामान दूसरे तरीके से जाएगा, वो इंडिया आएगा, फिर इंडिया में वैल्यू एडिशन होगा, फिर वो यूरोप में जाएगा। तो ये भी कारण है कि चाइना से हम बहुत सारा सामान मंगवा रहे हैं, क्योंकि उससे हमारा ट्रेड हो रहा है। मैं ये भी तो इनोवेटेबल है कि हम चाइना से बढ़ते चला जा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और चाइना से सामान आने का मतलब क्या है कि हम अपना इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर पाएंगे। यदि बार बार आपको फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश स्टील प्रोडक्ट आपको मिल रहा है तो इकोसिस्टम क्रिएट कैसे होगा। और हम जानते हैं ना, रिसेंट टाइम में वहाँ पे रियल इस्टेट ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, जिसके वजह से चाइना के पास ह्यूज कैपेसिटी ऑफ स्टील है और वो डंप कर रहा है, मार्केट जो प्राइस है उससे भी कम है। तो जब वो डंप करेगा तो जाहिर सी बात है दूसरे कंट्री का जो इकोसिस्टम जो बनने वाला था या बनने की ओर था वो बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना होगा, तो ऐसी स्थिति में देखो हमारे पास विकल्प है, या तो हम इसी तरह काम करते रहे और प्रत्येक साल ट्रेड डिफिसिट बढ़ते जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, या फिर चाइना हमेशा बोलता है कि FDI लो। चाइना जो अभी भी FDI आता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं आता, ऑटोमेटिक रूट से नहीं आता, गवर्नमेंट रूट से आता है। तो गवर्नमेंट रूट का मतलब क्या होता है कि पूरा अच्छे से निगरानी होगा। यदि चाइना से FDI हमारे कंट्री में आ रहा है
गवर्नमेंट रूट से। तो गवर्नमेंट रूट का मतलब क्या, एकदम एक एक चीज़ पे चेक होगा कि चाइना का जो पैसा आया है तो कहाँ पे खर्च होगा, क्या इसका स्ट्रैटेजी है, सभी दुनिया भर का चीज़। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, जहाँ पे इतना चेक नहीं होता। तो क्या वो समय आ चुका है जहाँ हम एफडीआई खोल दें चाइना के लिए ऑटोमेटिक रूट में भी? बस सवाल ये है कि यदि आप ऑटोमेटिक रूट में खोलोगे तो इंटरनल सिक्योरिटी का एक इशू बनता है। तो यहाँ पे दुविधा है कि या तो हम इसी तरह इंपोर्ट करते रहें और ट्रेड डिफिसिट को और बढ़ाते चले, या फिर चाइना से एक्सेप्ट करें मनी और इकोसिस्टम बनाएं और बाहर हम भी ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में जुड़े। ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में जुड़ना जरूरी है कि नहीं है, बताओ विद्यार्थी। अभी देखो एप्पल हमारे कंट्री में आया तो हम ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम से जुड़े ना। बताओ जो 2-3 साल पहले जो 10% वैल्यू एडिशन हो रहा था मोबाइल फ़ोन में, अभी 22% हुआ है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। 7 यदि एप्पल बन रहा है दुनिया में तो एक भारत में एप्पल बन रहा है, एप्पल मोबाइल फ़ोन। तो ये तभी संभव हुआ। देखो होता क्या है बच्चे लोग, बात है एफडीआई का। तो एफडीआई का मतलब केवल पैसा ही नहीं होता, एफडीआई का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी होता है। जैसे एग्जांपल देखो, हमने अर्ली 2000 में या उससे पहले भी या उसके आसपास हमने जो अपना मार्केट खोला, तो देखो हुंडई आया ना, सुजुकी आया ना, दुनिया भर का ऑटोमोबाइल कंपनी आया ना। अभी देखो भारत बहुत बढ़िया इकोसिस्टम है ऑटोमोबाइल का, इंडिया से भी ऑटोमोबाइल बन के बाहर बिकता है। तो ये हम सही डिसीजन लिए टाइम में, तब ना इंडिया एक अच्छा हब बनने जा रही है, हब बन चुका है। देखो तमिलनाडु तो हब है तुम्हारा उसका ऑटोमोबाइल का। तो क्या वो समय आ चुका है? क्योंकि जब चाइना से पैसा आएगा, एफडीआई आएगा, तो टेक्नोलॉजी भी तो आएगा, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इनइविटेबल हो जाता है विद्यार्थी लोग, कि जब वो लोग आएंगे पैसा लगाएंगे उसको व्यापार करना, तो टेक्नोलॉजी भी तो लेकर आएंगे ही आएंगे। और फिर टेक्नोलॉजी क्या है, डिफ्यूजन होने वाला चीज़ है, फिर इंडिया को मिल जाएगा वो चीज़। तो मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटी, और चाइना के साथ हमारा इशू है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाए, समझ गए ना। यहाँ पे देखो क्या हुआ, कुछ साल पहले देखो ग्रेट वॉल मोटर कंपनी आया था, ये भी ऑटो मैन्युफैक्चरर है। इसने कहा था कि हम $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं भारत में, मगर क्लियरेंस नहीं मिला इसको भारत से, यानी कि नहीं हो पाया, ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया, नंबर 1। दूसरा देखो रिसेंटली BYD बिगेस्ट इलेक्ट्रिक कार कंपनी है दुनिया का, ये भी बोला कि हम $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसको भी क्लियरेंस नहीं मिला। अब दूसरा कंपनी देखो लक्ष्य, ये जानते हो इसके बारे में शायद, इसने कहा कि हम 750 करोड़ रुपया खर्च करना चाहते हैं। और बिल्कुल ये एप्पल का जो एसेसरी है, एप्पल मोबाइल बनने में और भी बहुत सारा इक्विपमेंट होता है ना, तो उसको सप्लाई करने वाला ये कंपनी है। जैसे एक मोबाइल फ़ोन बनता है तो चिप चाहिए, उसमें हेडफोन चाहिए, दुनिया भर का चीज़ चाहिए ना जी। तो लक्ष्य क्या करता है, एसेसरी देता है एप्पल को। इसने कहा कि हम 750 करोड़ खर्च करना चाहते हैं, इसको भी नहीं मिला। देखो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चाइनीज़ कंपनी है। एप्पल का जो ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम है उसमें ये जो कंपनी है लक्ष्य, ये चाइनीज़ कंपनी है, नहीं मिला इसको। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि मिलना चाहिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा कि वो बहुत प्रयास किया कि कहीं उसको मिल जाए, बस सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया, बोला ना चाइनीज़ कंपनी है, नहीं देंगे। क्योंकि इंटरनेशनली जो है वो तो पूरा सेंटर ही देखेगा उस चीज़ को, फॉरेन रिलेशन, एफडीआई सब तो डिसाइड करेगा सेंटर ही। समझ पा रहे हो विद्यार्थी लोग, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आया, बट सिक्योरिटी के नाम पे हमने क्या किया, सबको ठुकरा दिया। बात समझ पा रहे हो ना। तो तुम लोगों ने लगता है कि थोड़ा स्ट्रेटेजी डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि इतना ये लोग आता तो कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता, करेक्ट, इसका पॉजिटिव कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता बाकी इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पे देखो, तो सवाल है कि करे तो करे क्या। तो क्या हम यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्ट्रैटेजी है ट्रेड को लेकर, क्या वो नहीं अपना सकते हैं क्या? अब बताओ यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता है। देखो अब जानते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड डिफिसिट है वो चाइना के साथ ही, वी हैव सीन। दुनिया में जो सबसे लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस का, वो चाइना है, और चाइना से सबसे ज़्यादा वो इंपोर्ट करता है। ट्रेड बंद नहीं किया, वो पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकता, मैं वहाँ पे उसने दिमाग लगाया है। क्या दिमाग लगाया उसने, कि जहाँ पे स्ट्रैटेजी, जहाँ पे सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं है वो सामान सब लो और दो। जहाँ पे सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, जैसे मान लो कि हाई एंड टेक्नोलॉजी वाला चीज़ है, उस पर कर्व लगा दो, या तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी इतना ज़्यादा लगा दो,
कि वो जा ही ना सके या वो आ ही ना सके, बात समझे ना, या फिर उसको अपना नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज को इन्वोक करके बोलो कि हम नहीं देंगे आपको। यही हुआ ना, सेमीकंडक्टर का जो टेक्नोलॉजी है वो बंद करवा दिया ना, बोला चाइना नहीं देंगे, बोला यूएस से हम नहीं देंगे। तो फिर चाइना नहीं बोला ठीक है हम आपको सोलर पैनल्स वाला जो टेक्नोलॉजी वो हम नहीं देंगे आपको, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला चीज़ है वो हम नहीं देंगे आपको। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना हुआ कि बहुत सारा चीज़ जो एक दूसरे से जो ट्रेड हो रहा था उस पर तो कोई मनाही नहीं हुआ। इसी पॉलिसी कहते हैं हाई फेंस स्मॉल यार्ड पॉलिसी। तो क्या भारत ये फॉलो नहीं कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है ना भारत। चाइना और इंडिया के साथ जो बहुत सारे ट्रेड हो रहे हैं, क्या उसमें ये पॉलिसी यूज़ नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, जिससे जिस गुड्स और सर्विस से उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे भारत, या उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, बाकी चीज़ को फ्री फ्लो कर दे एज पर द एक्सपर्ट। समझ गए? तो वही चीज़ लिखा गया है। हाँ, तो इंडिया सिक्योरिटी इस्टाब्लिशमेंट हैज़ लॉन्ग अपोज चाइनीज एफडीआई। भारत का सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हमने बहुत ही लंबा विरोध किया कि एफडीआई हम चाइना से आने नहीं देंगे। एंड नो चाइनीज इन्वेस्टमेंट, अभी तक बताओ कोई भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से नहीं आता है। जो भी आ रहा है बच्चे लोग, समझे ना, वो गवर्नमेंट रूट से आ रहा है। गवर्नमेंट रूट्स का मतलब क्या होता है? लॉट्स ऑफ स्क्रीनिंग, लॉट्स ऑफ टेस्ट, समझे, बहुत टेस्ट किया आता है। यदि ऑटोमेटिक रूट से होता तो इसका एडवांटेज भारत को भी मिलता, वो बहुत जल्दी से क्विक इन्वेस्टमेंट हो पाता है, अब भारत इसका लाभार्थी बेनिफिशियरी बनता। समझ पा रहे हो ना? ये देखो, चाइना इज नाउ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टेबल सेविंग इन द वर्ल्ड। बताओ, चाइना के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा है कि जो वो इन्वेस्ट कर सकता है। फॉरेक्स जानते हो ना, वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्या है, किसका है फॉरेक्स? चाइना का है। एक टाइम ये चीज़ यूएस के अंदर था, तो यूएस के अंदर था तो यूएस खूब इन्वेस्ट करता था दुनिया में। अब हम ये जानते हैं कि चाइना के पास लॉट्स ऑफ सेविंग है, तो क्यों नहीं उसको टैप किया जाए? जब हम सॉवरेन वेल्थ फंड टैप करने के लिए हम यूएई जाते हैं, हम नॉर्वेजियन कंट्री जाते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री जाते हैं, तो इसका क्यों नहीं टैप कर सकते हैं? समझे? ये ऑथर बात कर रहे हैं इस तरह का। देखो, और इतना ही नहीं बच्चे लोग, ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टेबल सेविंग तो है ही इसके पास। एट द सेम टाइम चाइना जाना जाता है बहुत सारे टेक्नोलॉजी के लिए, ई व्हीकल्स के लिए, बैटरीज के लिए, सोलर पैनल्स के लिए, विंड मिल्स के लिए, जो कि हमें ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। क्योंकि हमारा प्रतिज्ञा भी तो बहुत बड़ा है कि हम इतना कुछ कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी में, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। ये कब करिएगा? जब ठीक से आपके कंट्री में टेक्नोलॉजी आएगा तभी ना करोगे। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? और इस देखो बच्चे लोग, रियर अर्थ मेटल्स कहाँ है? चाइना में। लिथियम कहाँ है? चाइना में। ई व्हीकल्स का टेक्नोलॉजी कहाँ है? चाइना में। सोलर पैनल का टेक्नोलॉजी कहाँ है? चाइना में। तो हर चीज़ तो चाइना में है जो आपको ज़रूरत है, और इस तरह यदि आप रोकोगे तो नुकसान आप ही का है। इसलिए एफडीआई अलाउड कर दो। हाँ, एक कोइन का एक साइड का बात कर रहे हैं, दूसरा साइड भी है। सरकार नहीं करेगी अलाउड, डोंट वरी, सरकार अलाउड नहीं करेगी। और आप देखो यहीं बोला है, देखो यहाँ पास्ट 2 डिकेड्स में 20 साल में जो हमारा ऑटो सेक्टर फ्लरिश किया है, ये इसलिए किया गया, इसलिए हुआ है हमारे कंट्री में क्योंकि हमने एफडीआई के ऊपर काम किया था। उस समय हम तो उस समय ये नहीं सोचे थे कि जापान से यदि एफडीआई आएगा तो हमारे कंट्री में क्या सिक्योरिटी होगा, उस समय तो नहीं सोचे। अभी देखो इंडिया का स्टेचर कितना ऊपर चला गया ऑटो मैन्युफैक्चरिंग। भारत का बना हुआ गाड़ी सब बाहर बिकता है। देखो, तो इंडिया अलाउड इन्वेस्टर फ्रॉम एवरी कंट्री टू एंटर। देखो 20 साल पहले, इसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्लोबल कंपनीज है, बड़ा कंपनीज है, वो आए यहाँ पे, इन्वेस्ट किया, टेक्निकल स्किल बढ़ा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बना यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया एक हब बन चुका है स्मॉल कार ऑटो एंसिलरीज में। तो ये क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पे सवाल ये है। तो यूएस का जो स्मॉल यार्ड जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। यही चीज़ देखो, वही मैं बोला था, यही चीज़ इकोनॉमिक सर्वे में ही मेंशन है ना। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग होगा। फोकसिंग ऑन एफडीआई फ्रॉम चाइना सीम्स मोर प्रॉमिसिंग, क्योंकि वहाँ से पैसा आएगा, हम मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करेंगे और उससे हम यूएस को सप्लाई करेंगे। फॉर डैट वी रिक्वायर टेक्नोलॉजी, वी रिक्वायर इन्वेस्टमेंट। तो क्यों नहीं करना चाहिए? ये सेम चीज़ तुम्हारा ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स ने भी किया था पहले। वियतनाम देखो,
तुम नीचे देखो, जापान खुद भी किया है ये सब चीज़। साउथ ईस्ट एशिया देखो, जब ये लोग किया है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। चाइना इंडिया देखो, ये तो इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, सबसे ज़्यादा ट्रेड डिफिसिट भारत का है तो वो चाइना के साथ है। समझ पा रहे हो ना। एज द यूएस एंड यूरोप शिफ्ट देयर इमीडिएट सोर्सिंग अवे फ्रॉम चाइना, चूँकि चाइना से लोग दूर जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स सब, कनाडा सब, तो जाहिर सी बात है ये जो गैप भरेगा या तो इंडिया भरेगा या फिर मैक्सिको भरेगा या तो वियतनाम भरेगा। अभी बेस्ट चांस है कि इंडिया इस चीज़ को टैप करे और एक बहुत ही अच्छा मौका है भारत को और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हाउस बनने में। तो उसमें ज़रूरी है कि एफडीआई का जो बैरियर है वो खोल दिया जाए। समझ गए। हाँ, वही चीज़ लिखा गया है कि वैल्यू एडिशन करेंगे और यहाँ से बेचेंगे। तो एफडीआई इज़ इनोवेटेबल, बहुत ज़रूरी है। यदि आप नॉर्मल तरीके से चलोगे, यदि आप नॉर्मल तरीके से चलोगे तो ट्रेड डिफिसिट बढ़ते चला जाएगा प्रत्येक साल। इसलिए एफडीआई स्वीकार करो। एफडीआई कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता है। कभी लाइबिलिटी क्रिएट करता है? कभी क्रिएट नहीं करेगा। लाइबिलिटी समझते हो ना, आपको रिटर्न थोड़ी देना है। यदि 100 बिलियन खर्च कर रहा है चाइना इंडिया में, तो इंडिया को लौटाना थोड़ी होता है। मगर वही चाइना यदि कोई गुड्स दे रहा है तो हमको पैसा देना पड़ेगा ना उसको। कितना बड़ा डिफरेंस है देखो। तो वही बोल रहा है कि या तो आप जो ट्रेड डिफिसिट है चाइना के साथ, या तो उसको रिवर्स करो, इसका वो ख़त्म करो और ये अलाउ करो, और नहीं तो जिस तरह ट्रेड डिफिसिट है वही करते हुए चले जाओ। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्रत्येक साल बढ़ते चला जाएगा। और आपका अभी काम होना चाहिए कि ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में आप जुड़ोगे तभी इंडिया का स्ट्रक्चर बड़ा हो पाएगा। समझे। तो लेट द गवर्नमेंट डिक्लेयर देयर प्रिसाइज लिमिट्स, और गवर्नमेंट अपना डिसाइड करे सिक्योरिटी। मगर हर चीज़ को गवर्नमेंट रूट से जोड़ना वो भी ठीक नहीं है। बहुत सारा चीज़ को आप ऑटोमेटिक रूट से आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स करता है उसी तरह भारत भी एमुलेट कर सकता है इस चीज़ को। समझ गए ना। वही चीज़ बताया गया है जी। देखो आगे देखो, ख़त्म हो गया है। लेट अस लर्न द रेस्पेक्ट द नेचर एंड लेस द कंसिक्वेंस विल बी डिजास्टर्स। बोला कि रेस्पेक्ट करना चाहिए नेचर को, नहीं तो कंसिक्वेंस बहुत बुरा झेलने वाले हैं नेचर का। और ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, वायनाड का जो विलेज का जो केस हुआ। जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, समझते जाओ बच्चे लोग, बहुत सीखने वाला एडिटोरियल से ये वाला। देखो पिक्चर देखो, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। वायनाड है, देखे, जहाँ से राहुल गांधी चुन के आए हैं लोकसभा में। इसी पिक्चर को जूम किया जाएगा तो देखो वहाँ पे तुमको विलेज दिख रहा होगा। हाँ, चुराल माला दिखा ना, चुरामाला दिखा ना। हाँ, और मुंडाकई, यही 2 विलेज है, 2 ढह गया इस बार लैंडस्लाइड्स। यही 2 विलेज है, समझे, यही 2 विलेज है। देखो हाँ, मुंडाकई हो गया या चुराल माला हो गया विलेज, मतलब दोनों में बहुत भयानक लैंडस्लाइड्स आया, भूस्खलन बहुत भयानक हुआ। ठीक है, कई लोग मरे, 350 फैमिलीज असर किया है, उसको असर किया है। ठीक है, एंड हाउसेस वेर बरीड, बताओ घर पूरा मलबा में तब्दील हो गया, इतना बुरा स्थिति। और सबसे बड़ी बात यह है विद्यार्थी लोग कि IMD भी फेल कर गया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अभी देखते हो मानसून इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि एक ही घंटा में इतना बारिश हो जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। बताओ, अनप्रेसिडेंटेड टोरेंट, इतना ज़्यादा वर्षा हुआ। पहला दिन देखो 200 मिलीमीटर फर्स्ट डे, और उसके बाद देखो ओवर द एंड 372 मिलीमीटर ओवर द नेक्स्ट 24 आवर्स। यानी कि दूसरा जो दिन हुआ उसमें उसका लगभग डबल बढ़ा है। नियरली हाफ द एनुअल एवरेज रेनफॉल इट रिसीव इन जस्ट 2 डेज। यानी कि साल में बच्चे लोग जो मिलता है रेनफॉल, उसका आधा तो 2 दिन में मिल गया। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। और ये हिली एरियाज, कार्डमम हिल्स सब है इसके आसपास। जब इस लेवल पे बारिश होगा, ढह जाएगा ना। लैंडस्लाइड जानते हो कि बारिश होने की वजह से होता है। तो इसका मतलब जो हमारा संस्था है IMD सब ठीक से काम नहीं किया। यदि वो अर्ली वार्निंग दे देता तो शायद इतना बड़ा ट्रेजेडी नहीं हो पाता। और अभी भी काम जारी है नीचे, अभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग लगे हुए हैं वहाँ पे। तो यहाँ देखो बच्चे लोग, समझो बात को। एक तो जगह इतना सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव जगह है ना, वेस्टर्न घाट्स बहुत सेंसिटिव जगह है।
वायनाड का जो विलेज अभी दो नाम लिया, और भी विलेज बहुत सेंसिटिव है, बताओ। और यहाँ पे मानसून टूरिज्म के लिए यहाँ प्रमोट किया जा रहा है, रिसोर्ट रेस्टोरेंट बन रहा है, बताओ उस लायक था वो? एक तो ब्रिटिश ने खुद बर्बाद कर दिया उस जगह को, हिल सब बना के, प्लांटेशन बना के, और अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है कि वहाँ पे हिल स्टेशन बना रहा है। बात समझ रहे हो? वहाँ प्लांटेशन कर रहा है, वहाँ पे टूरिज्म ग्रोथ करवा रहा है कि मानसून देखने के लिए आएगा टूरिज्म, सब टूरिस्ट लोग वहाँ पे आएगा। यही होगा फिर तो। कि मुंडाकाई जो सबसे बुरे तरीके से हिट हुआ इस बार लैंडस्लाइड से, वो स्लीपी विलेज है, बहुत ही, समझ रहे हो ना, स्लीपी विलेज समझते हो ना, ढहने वाला विलेज है वो, उसका जो एरिया है बहुत स्लीपी है ना। वहाँ बताओ टूरिज्म कितना ज़्यादा बूम हो गया, बहुत सारे घर बनाएंगे वहाँ पे, ठीक है। 2020 में बताओ वार्निंग भी मिला था स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, बोला था कि ट्रेजेडी हो सकता है, 4000 फैमिली है उसको यहाँ से चेंज करो, दूसरी जगह ले जाओ। मन नहीं मान, सरकार भी नहीं माना, बताओ। 2020 में रिपोर्ट आया था, नहीं माने, ये ट्रेजेडी हो गया। तो सरकार का कहीं ना कहीं दोष है कि नहीं है? जब आपको इतना अच्छे से आपको अथॉरिटी समझा रहा है कि जगह बहुत सेंसिटिव है, यहाँ ज़्यादा बारिश हुआ, स्लीपी एरिया है, इस तरह का टूरिज्म प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, इतने फैमिली मेम्बर्स को लोकेट करना चाहिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। देखो ये जो मुंडकाई है जो इस रिवर के ऊपर बसा हुआ है, ये वन ऑफ द 18 लैंडस्लाइड प्रोन प्लेसेस इन द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। बताओ 18 जो लैंडस्लाइड एरिया था उसमें एक ये भी था जहाँ पे इतना बड़ा लैंडस्लाइड अभी आया है। इसका मतलब और भी बहुत सारा एरिया है, तो कम से कम यहाँ से कुछ सीख के उसको बचा ले। समझे विद्यार्थी लोग? 2018 में देखो 100 लैंडस्लाइड आए हैं इस जगह पे, तो संकेत तो बहुत पहले ही मिल गया था। चुपचाप बैठे हुए इंतजार कर रहे हो तुम त्रासदी का। 2020 में ही तुमको रिपोर्ट में बोल दिया गया था कि इतना रिलोकेट करिए, उसको बंद करने की ज़रूरत है टूरिज्म को वहाँ पे। जान रहे हो ना टूरिज्म का मतलब क्या है? कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, घर बनेगा वहाँ पे, अरे उतना सही नहीं पाएगा, समझे ना। अच्छा जोशीमठ का क्या हुआ पता है ना, उत्तराखंड का, तो वहाँ पे भी घर छोड़ना पड़ा ना सबको। तो अब देखो IMD ने वार्निंग दिया, बताओ कलर कोडेड सिस्टम से देता है कलर के हिसाब से, ठीक है। आप बताओ इसने येलो कलर जारी किया, येलो कलर का मतलब होता है कि उतना ज़्यादा रेनफॉल नहीं, कायदे से रेड कलर जारी करना चाहिए था। इसका मतलब फेल कर गया ना, वो फेल कर गया, वो भी ठीक से नहीं बता पाया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा लैंडस्लाइड स्टडीज़ करना, ठीक है। हाँ, अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, अभी उसको दिया गया जिम्मेदारी, अभी बनने में टाइम लगेगा। तो IMD तो पूरा फेल किया है, ये तो हम कह सकते हैं। वही लिखा गया देखो, हाउएवर दिस इज द स्टिल इन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज एंड विल टेक 4 to 5 years मोर ईयर्स टू बी रेडी फॉर द पब्लिक यूज। यानी कि इसको जो जिम्मेदारी दिया गया है अध्ययन करने के लिए लैंडस्लाइड्स का, तो उसको भी वक्त लगेगा, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में 5-10 साल लगेगा वो सब चीज़ में। दूसरी बात ये कि जो रीजनल लैंडस्लाइड फोरकास्ट बुलेटिन जो होता है वो भी नहीं हो पाया ठीक से, वो भी ठीक से नहीं कर पाया, यानी कि फेलियर दिखता है तुमको सिस्टम का। यहाँ पे IMD का भी दिखेगा, और जो वहाँ लोकल बुलेटिन में जो चलना चाहिए था वो भी फेल कर गया। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ केरल लैंड इज प्रोन टू लैंड स्लाइड्स फ्रॉम द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का देखोगे आंकड़ा, तो उसमें ये कहा गया कि जो केरल है उसका 50%, यदि मैं प्रिसाइजली कहूँ तो 49.7% जो टोटल मास है वो लैंड स्लाइड से प्रोन है, ससेप्टेबल है, वहाँ कभी भी लैंड स्लाइड्स आ सकता है। बात समझे? एंड हैवी रेनफॉल, यदि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो, और वो स्लोपी एरिया जान तो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है, और वायनाड बिल्कुल उसी एरिया में आता है, समझे। तो ये बहुत ज़्यादा भूकंप हो सकता है। अब देखो ऊपर में तो GSI ने बोला है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला, नीचे देखो IIT दिल्ली ने भी वही चीज़ बोला है कि जो वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है, समझे, और 31% वायनाड का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका 31% हाईली ससेप्टेबल है लैंडस्लाइड्स को लेकर। तो चाहे तुम IIT दिल्ली का बात करो, चाहे तुम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बात करो, चाहे और भी कमेटी अभी आने वाला है उसका बात करो, पहले से रेड अलर्ट जारी है। तो उसके बाद भी यदि काम नहीं हुआ तो किसका फेलियर है? ये सरकार का फेलियर है। तो पैसा कमाने के चक्कर में टूरिज्म कर रहे हो मगर यहाँ देखो सब समझ में आ जाएगा तुमको बढ़िया से। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ exacerbated the instability further।
जो वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी हुआ है बच्चे लोग, वही डिफॉरेस्टेशन बताओ, वो जगह डिफॉरेस्टेशन करने लायक थोड़ी है। डिफॉरेस्टेशन कर रहा है माइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जब देखो तुम डिफॉरेस्टेशन करोगे तो जो जड़ है, रूट्स जो बाइंड करके रखा था सोइल को, डिस्टेबल हो जाएगा, तो लैंडस्लाइड आएगा ही आएगा, स्टेबिलिटी में फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी बात ये देखो, क्रॉप पैटर्न में भी चेंज, प्लांटेशन है, बताओ जो फॉरेस्ट कर सकता है क्या वो प्लांटेशन कर सकता है? सवाल ये भी। टूरिज्म बताओ, तो मानसून टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा था, वहाँ पे टूरिस्ट हॉट स्पॉट बना कर रख दिया गया, उसको रिसोर्ट बनाए गए, आर्टिफिशियल लेक बनाया गया कि आओ भाई देखो घूमो यहाँ पे। अरे वो रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर से, वही हुआ है यहाँ पे। अब बताओ ब्रिटिश ने जो गंदगी मचाया है यहाँ पे, फॉरेस्ट काट काट के जो प्लांटेशन वहाँ किया है, तो हम भी कम थोड़ी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम भी वही करते रहे, उसका नतीजा ये हुआ। देखो आंकड़ा है, आंकड़ा देखोगे तो चौंक जाओगे तुम लोग को टेंशन हो जाएगा। 1950 से लेकर 2018 तक में बता दो, पोस्ट इंडिपेंडेंस में बच्चे लोग 62% फॉरेस्ट कवर कट गया। बुझने आता है, यदि 100 पेड़ है तो 60% पेड़ काट दिया गया, कितना भयानक क्षति हुआ होगा। उतना ही नहीं, प्लांटेशन जो है ना, प्लांटेशन जितना 1950 में था उसे कंपेयर में 2018 तक आते आते 2000 टाइम्स बढ़ गया। जाओ, यानी कि ब्रिटिश ने जितना गंद नहीं मचाया था उससे ज़्यादा गंद मचा के हम बैठे हुए हैं वहाँ। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जब तुम इस लेवल पे फॉरेस्ट काट के तुम प्लांटेशन से रिप्लेस करोगे तो यही सब होगा। प्लांटेशन थोड़ी आपका सोइल को बाइंड करके रखेगा। अब गाडगिल पैनल रिपोर्ट देखो, आप बताओ, अब मैं तुमको बताता हूँ, वेस्टर्न घाट्स के लिए बहुत सारा कमेटी बना था, गाडगिल कमेटी बना था, क्योंकि गाडगिल इसके अध्यक्ष थे। बताओ गाडगिल ने क्या दिया था बच्चे लोग कि जितना इंटायर वेस्टर्न घाट से, बढ़िया सुनो ये बहुत काम आएगा तुम लोग को, आगे भी इन्वायरमेंट में बहुत काम आएगा। गाडगिल कमेटी, कस्तूरीरंगन कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी सब है। गाडगिल कमेटी हाई प्रोफाइल वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी कमेटी बनाया था, यानी कि वेस्टर्न घाट्स को देखने के लिए बनाया गया था कमेटी। इसने अपना रिपोर्ट सौंपा था बच्चे लोग 2011 में। देखो इसमें तो गजब किया है, इसमें बोला था कि जो इंटायर वेस्टर्न घाट्स 1,29,000 स्क्वायर किलोमीटर, वो सभी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। जैसे कोई घोषित हो गया कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, इसका मतलब क्या है? नो कंस्ट्रक्शन, नो हाइडल प्रोजेक्ट, नो माइनिंग। सरकार को रहा नहीं गया बच्चे लोग, सरकार को इकोनॉमी एक्टिविटी भी तो करना है। तो ये कमेटी ने बहुत भयानक बोल दिया, बोला कि सभी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया से, तो आप सरकार भी करे तो क्या करे, सरकार दूसरा कमेटी बना दिया। अब देखो इसमें क्या किया, देखो तो गाडगिल कमेटी में क्या किया गया कि ये पूरा इंटायर जो पट्टी है वेस्टर्न घाट्स का, उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1, 2 और 3। और 1 में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, और जो वायनाड में बाबू जो इंसिडेंट हुआ है ये 1 के अंदर ही आता है। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ से, समझे? हाँ, वही बोला कि 3 जो ताल्लुक है वायनाड का, वो बिल्कुल इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन नंबर 1 में आता है, जो गाडगिल पैनल, जो गाडगिल कमेटी ने जो दिया था। सो बताओ, वहाँ पे लैंड यूज़ चेंज हो गया, मतलब वहाँ पे जो ज़मीन जो यूज़ होता है वो चेंज हो गया, माइनिंग हो रहा है, क्वायरिंग हो रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहा है, न्यू रेलवे लाइन्स बना। बिल्कुल ये सब चीज़ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1 घोषित हो गया है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगा, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, बहुत सेंसिटिव जोन है वो। आगे देखो, तो सरकार को रहा नहीं गया, वही तो बोले सरकार को रहा, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ा बात बोलते हैं कि इंटायर वेस्टर्न घाट्स क्या है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। हाँ, फर्स्ट वाला ज़्यादा है, सेकंड वाला थोड़ा कम है, थर्ड वाला उससे कम है, बस सभी है। रहा नहीं गया सरकार को। सरकार ने क्या किया, उस समय जो इसरो के जो चीफ थे कस्तूरीरंगन, उनको फिर एक कमेटी, उनका कमेटी एक बनवाया, और उसमें बड़ा मुश्किल से पूरा एकदम सैटेलाइट का इमेज लेके वो क्या बोले कि इकोलॉजी जितने भी वेस्टर्न घाट है उसका 37% सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यानी कि राहत दिया है सरकार को, क्योंकि समझ रहे हो ना, यानी कि 37% एरिया को बचाइए आप, बाकी एरिया पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो कस्तूरीरंगन ये कहा, आज जान के हैरान हो जाओगे बच्चे लोग, इससे भी सरकार खुश नहीं। जो एरिया सरकार ने कस्तूरीरंगन कमेटी में जो बोला गया कि ये एरिया प्रोटेक्टेड है 37%, उस एरिया को भी ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया गया। इससे पहले भी केरल में बहुत बड़ा फ्लड आया था 2020 में, बात समझे, और वो भी उसी जोन में आता है। तो देखो
प्रॉब्लम। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकलना था जी, फर्स्ट नोटिस फर्स्ट तुम्हारा इशूड किया है 2014 में, उसके बाद क्या हुआ वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किसी को कुछ पता नहीं। 2022 में एक कमेटी बना, ठीक है, उसने कहा आगे क्या हुआ अभी तक रिपोर्ट सबमिट ही नहीं किया है। तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मतलब स्टेट सब क्या कर रहा है और उस पर क्या काम होना चाहिए, कुछ नहीं अभी तक। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तुम देख सकते हो स्टूडेंट कि यदि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में आया तो कंप्लीट बैन हो जाना चाहिए माइनिंग पे, क्वायरिंग पे या हाई पॉल्यूटिंग वाला जो इंडस्ट्रीज़ है वो पूरा बैन। कोई थर्मल पावर प्लांट वहाँ पे क्रिएट नहीं हो सकता है, कोई भी यदि पावर प्लांट है तो वो एक्सपांड नहीं हो सकता है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इतना तक इससे या उससे यानी कि 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ वहाँ पे नहीं हो सकते हैं। और वही बात है, सरकार फिर भी यदि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेके आती ठीक से तो हो सकता था इस पर रिस्ट्रिक्शन होता, मगर सरकार वो भी मटिया दी। कायदे से देखो, पीछे देखो, कायदे से 2014 में जब फर्स्ट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया तो कायदे से अभी तक आ जाना चाहिए था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2012 में कमेटी बना देखने के लिए कि कंजर्वेशन वर्सेस ये डिजास्टर, तो उसका अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आया। तो ये स्टेट का फेलियर है, ये कम्प्लीटली स्टेट का फेलियर है। भले लोग मर रहे हो तो स्टेट कर क्या रहा है। इसमें स्टेट का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को साथ में आना चाहिए था, तब जाके इतना बड़ा त्रासदी आने वाले। अभी तो हमने कम नहीं कर सकता, तो हो गया। आने वाले समय में यदि बचाना है तो सेंटर और स्टेट को काम करना पड़ेगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड स्टूडेंट।